आज का डिस्कशन था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर में जो मेजर इश्यूज हैं और उनके सॉल्यूशन है। तो व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर? आप में से कोई भी आप बोलिए इस पे। शांतनु आप बोलेंगे? मतलब एक आइडिया तो है ना आपको कि मतलब क्या क्या इश्यूज हैं? हाँ, मतलब बेसिक मतलब जितना पता है तो एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत कम है इंडिया में। ठीक है। तो उसके कारण मतलब हम इनपुट्स भी देते हैं एग्रीकल्चर में तो उस प्रपोर्शन में रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि अगर एवरेज लैंड होल्डिंग कम होगी तो आउटपुट कितना भी आए उसमें से खुद के लिए सस्टेन करना और फिर कितना हम बेच पाएंगे, तो एवरेज लैंड होल्डिंग मेन प्रॉब्लम है। ठीक है। सेकंड? और मतलब एलाइड सर्विसेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है हम। मतलब बहुत सारे फार्मर्स बस एग्रीकल्चर ही करते, उसके साथ एलाइड मतलब एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो उसके लिए हम उनको अवेयर करना चाहिए उनको। ठीक है। थर्ड? हम्म, तो मतलब टेक्नोलॉजी अब तक ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंची है। मतलब हम टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं बहुत, पर फार्मर्स अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है। फोर्थ? तो और बस फिलहाल तो इतने याद आ रहे। ठीक है। राकेश और जस्टिफाइड में से आप में से कोई भी एक बोलिए इंडियन एग्रीकल्चर के मेजर इश्यूज। राकेश आप बोलेंगे? व्हाट आर मेजर इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर? ठीक है। जस्टिफाइड आप बोल दीजिए। वैसे हम लोग आई थिंक ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हाँ राकेश आप बोलिए। आपको आवाज आ रही है क्या? ठीक है। जस्टिफाइड आप बोलिए। Currently, major issues in agriculture sector in India are average land holding size of the farmer is low, and there is a land fragmentation because of means, families getting divided day by day, and also the technologies and farm mechanization is also low, and there is a lack of modern technological practices in agriculture, and basically nowadays employment in means getting farm laborers is also getting difficult. ओके जस्टिफाइड आपने एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का बोला, तो आप कुछ डाटा दे सकते हैं इंडिया में कंपेयर टू अदर अदर कंट्रीज कितना क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का? डाटा तो मतलब परसेंटेज टर्म में तो अप्रोक्सीमेट पता नहीं, अप्रोक्सीमेट मुझे लग रहा है कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वी आर यूजिंग अभी लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसके जो लास्ट वाला सर्वे था उसमें ये डाटा था 45% इंडियन एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड कंपेयर टू लाइक यूएसए वगैरह में 90% तक है, चाइना में आई थिंक इट इज 70%, ऐसा उसमें डाटा था कुछ। तो इफ यू विल से विद डाटा ना देन योर आंसर विल बी इफेक्टिव। पर हाँ, और आप कंटिन्यू कीजिए। तो बेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज का भी थोड़ा सा इशू है इंडिया, और फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी थोड़ा सा, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा इशू है। ठीक है। और थोड़ा साइंटिफिक प्रैक्टिसेस इंडियन एग्रीकल्चर में होती नहीं है।
वो ट्रेडिशनल अप्रोच फार्मर्स का थोड़ा सा ज्यादा है, Correct. तो उसी वजह से वो मतलब कौन सा मतलब अकॉर्डिंग टू द सॉइल द क्रॉप शुड बी ग्रोन, बट थोड़ा सा साइंटिफिक वे में प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, राकेश आप बोलिए। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर। सर कितने पॉइंट्स हो गए हैं? मैं सर सुन नहीं पाया अर्लियर। नहीं, कोई इशू नहीं है। आप जो मेजर है ना, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आप बता दीजिए कि मेजर इश्यूज कौन में है, उनमें आपको जो लगता है कि सबसे मतलब बिग इश्यूज या फिर क्रिटिकल इश्यूज। इश्यूज सर, इश्यूज विद इंडियन एग्रीकल्चर। हाँ तो सर हम अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला है सर इनपुट मार्केटिंग में जो डिफॉल्ट्स हैं, लाइक अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स है। तो हमारे पास मतलब प्रॉपर प्लांटिंग मटेरियल ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, बट people farmers still face the problem of getting good inputs like seeds, fertilizer। तो पहली प्रॉब्लम तो सर मैं ये मानता हूँ। दूसरी सर जो सर अभी सर ने बताया कि जो लैंड फार्म मैकेनाइजेशन है, जो जिसका काम है फार्म प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन में, तो वो बहुत कम है। जैसा कि आपने बताया 45% इंडियन एग्रीकल्चर इज मैकेनाइज्ड। तीसरे में सर हम जाते हैं जो रिलेटेड टू क्लाइमेटिक एनोमलीज। हर 3 या 4 साल में हमें ड्रॉट को फेस करना पड़ता है, और जो हमारा इरिगेटेड एरिया है वो भी काफी कम है एज कंपेयर टू द ओवरऑल एरिया ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और चौथे में सर जो हमारे डिजीज मैनेजमेंट है, पेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें अभी भी हम ट्रेडिशनली उनको मैनेज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसमें जरूरत है जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की है। उसके बाद सर आफ्टर द हार्वेस्ट जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, अभी हाल ही में जो नीति आयोग ने एक एस्टिमेट किया है कि अराउंड 90,000 करोड़ रुपए, हम 90,000 करोड़ रुपए का हमारा जो आउटपुट है वो वेस्ट हो जाता है पर ईयर। हेलो सॉरी। हाँ, अभी राकेश मैं ये बोल रहा था यस कि सर। आपके जो पॉइंट है वो ठीक थे, पर थोड़ा आप उनको थोड़ा उसमें मतलब जो प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि सपोज लैंड होल्डिंग वाला जस्टिफाइड ने बताया, तो वो एक अब बहुत मेजर इशू है। जो जी सर। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, उसके कारण काफ़ी जो लैंड होल्डिंग है वो लाइक अभी 1.08 हेक्टेयर है। मतलब 86 अराउंड 86% फार्मर्स वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं। फिर सेकंड में Yes, जो बड़े इश्यूज है उनमें एक तो स्टोरेज का आएगा। जो भी आउटपुट होता है उसको स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के कारण उनको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। डिस्ट्रेस सेल का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। लाइक फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज वगैरह होना चाहिए, या फिर जो पल्सेस या जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनके लिए गोडाउन्स वगैरह होने चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू आवर प्रोड्यूस, आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि कई बार वो खराब हो जाता है। फिर जो इरिगेशन Yes, है, sir. इरिगेशन इज ए बिग इशू इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो अपना एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंड ऑन मानसून। सो इफ इरिगेशन फैसिलिटी इज बेटर देन लाइक हरियाणा एंड पंजाब, व्हाई दे आर मतलब वो एडवांस स्टेट्स क्यों है एग्रीकल्चर में? बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज आर गुड देयर कंपेयर टू अदर स्टेट्स। मतलब ऐसे आप स्टार्ट करेंगे ना मेजर इश्यूज। फिर आप जो आप सभी ने जो मतलब बोला वो करेक्ट था कि मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह, फार्म मैकेनाइजेशन इज आल्सो। और एक चीज हम आई थिंक आपने पता नहीं मेंशन करी थी, एक जो मार्केट अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि सही मार्केट अवेलेबल नहीं होने के कारण जो लाइक ई नाम वगैरह, उसका सॉल्यूशन ये है। ई नाम हुआ या जो रिसेंटली फार्म लॉज थे उनमें भी उसका कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ प्रावधान थे उसमें। और इसके अलावा फिर जो एक, चलिए अभी सॉल्यूशन पे आते हैं, फिर वो चीजें सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो आप में से कोई भी एक अपने जो प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली है, तो इन प्रॉब्लम्स का फिर सॉल्यूशन क्या है इन इंडियन हेलो सिनेरियो? बस एक हेलो हाँ हाँ, शांतनु बोलिए। हाँ बस और एक एक प्रॉब्लम मेजर है कि मतलब मैं एक इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो ठीक है। उसमें बोला था कि हमारी मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त हमारी सॉइल की जो क्वालिटी थी वो अभी 50 साल के बाद सॉइल की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई है। तो मतलब हम कितना भी अभी टेक्नोलॉजी ला ले, कितना भी हमने अच्छा बाकी का किया, पर सॉइल वो उस स्टेट में नहीं है कि हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए। तो मतलब सॉइल को रेप्लेनिश करना भी उतना ही जरूरी है। राइट राइट, वेरी गुड। हाँ, ये आपने ये पॉइंट मिस कर दिया था।
वैसे तो इश्यूज और भी हैं, जैसे फर्टिलाइजर का है, और यूज ऑफ यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर्स है, फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना है, मतलब ये भी इश्यू है, मतलब जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है जैसे पेडी एंड, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में हजारों आप इश्यूज यू कैन काउंट। बट अपने इंटरव्यू में जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज, एंड वो ज्यादा बोलने देते भी नहीं है, उनको लगता है कि हाँ, सही सही। ही इज गोइंग राइट, देन वो अपने को स्टॉप कर देंगे या काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, तो या फिर पूछेंगे कि ठीक है तो अपनी इश्यू बताएं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसलिए हाँ, अपन मोस्टली जब भी, वो, हाँ हाँ, पहले वो 2-3 सेंटेंसेस पे ही जज कर लेंगे हमको, इसलिए हमें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। बराबर है आपका। राइट राइट, और वो 2-3 सेंटेंस ऐसे होने चाहिए कि बहुत, मतलब जो सबसे बड़े मेजर इश्यूज हैं उसमें वो होना चाहिए, मतलब वो अच्छे वाले 2-3 इश्यूज होने चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ ही इज रियली अवेयर अबाउट दोस थिंग्स। ठीक है, तो अभी आपसे शुरुआत करते हैं। आप अभी, तो ये भी अपने जितने इश्यूज अपन काउंट किए, हमने डिस्कस किए, इनका सॉल्यूशंस क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इश्यूज? तो पहले तो मतलब एटलीस्ट विलेज या फिर तालुका लेवल पे हमें वो फार्मर्स को अवेयर करने के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ कुछ, मतलब फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, और उसमें भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड अवेयरनेस के लिए कैंप्स होने चाहिए। ठीक है। और अभी एवरेज लैंड होल्डिंग का प्रॉब्लम तो मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर ये ट्राई कर सकते हैं कि मतलब उसमें ही वो क्रॉप रोटेशन वगैरह करके सॉइल की कंडीशन बेहतर रखे, ताकि एटलीस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें तो उसका अच्छा प्रोड्यूस निकले। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है उसका और कोई सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर जो चल रहा है, या फिर कुछ भी? तो उसमें शायद से आपस के 5-10 फार्मर्स मिलके एक ही क्रॉप अगर उगाना चाहे तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ राइट राइट, वो आप सही जा रहे हैं। एफपीओ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एफपीओ को इसीलिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, मतलब कलेक्टिवाइजेशन हाँ। ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन। और बाकी मतलब एलाइड एक्टिविटीज साथ में, मतलब उनको उसके बारे में भी अगर अवेयर किया, तो अगर उनका क्रॉप फेल हुआ तो मतलब वो जो उनका फाइनेंशियल लॉस होता है उसको वो अगर दूसरे किसी मीडियम थ्रू, मतलब अगर हनी बी कीपिंग अगर उन्होंने की, तो उससे मतलब एटलीस्ट उनका वो साइकिल का डेट निकल सकता है। यस, इट इज वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली अभी रिसेंट में आपको पता हुआ है कि सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आया है एग्रीकल्चर का, उसमें जो फार्मिंग से उनका जो आमदनी है वो इट इज अराउंड 3,700, ठीक है, पर मंथ, और जो दूसरे लेबर और जो वेजेस हैं उनसे उनका ज्यादा हो रहा है, 4,000 के करीब है। तो मतलब जो अच्छा। ओनली फार्मिंग के उनको डाइवर्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा, और अलाइड सेक्टर्स जो आपने बताया जैसे बी कीपिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, तो ऐसी चीजों पे उनको जाएंगे तो दे कैन डाइवर्सिफाई देयर रिस्क। मतलब अगर सपोज मानसून नहीं हो रही है, तो अगर उनका क्रॉप फेल हो जाता है तो दे कैन रिलाई ऑन अदर अदर थिंग्स। ठीक है, हाँ, इसके अलावा, इसके अलावा और इतने ठीक ही है, याद आ रहे हैं अभी फिलहाल तो। ओके ओके, नो नो इशू, आपने अच्छा बताया, जस्टिफाइड जो इन्होंने कवर नहीं किए वो पॉइंट। हम्म, इन्होंने तो बहुत सारे पॉइंट कवर किए, लेकिन एक दो पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सॉइल हेल्थ कार्ड के मतलब ज्यादा अवेयरनेस फार्मर्स में नहीं है कि कौन से क्रॉप के लिए कौन से क्वालिटी की सॉइल चाहिए। तो थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच यूज करके थोड़ा सा फार्मर्स को भी इंसेंटिव देके और इनकम बढ़ाई जा सकती है। और एग्रीकल्चर में जो कोल्ड कोल्ड चेन है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्शन अच्छा होता है, टोमेटो हो गया, फिर जो वेजिटेबल है, लेकिन वो जब मार्केट में आती है तो वो थोड़ा सा उसका क्वालिटी भी लॉस होती है, फार्मर्स को भी लॉस होता है। अगर सप्लाई चेन, वी वी मस्ट मेक अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन, इससे फार्मर को भी बेनिफिट हो, इनकम बढ़े फार्मर्स की। तो और थोड़ा सा जो लो प्रोडक्टिविटी का
जहाँ पे होती है वहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स को भी थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से उसको वहाँ पे फार्मर्स को थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए कि कौन से क्वालिटी के सीड्स और राइट राइट कितने राइट। लेवल में फर्टिलाइजर्स उसको देना चाहिए। तो फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज होके भी सॉइल भी डिग्रेड होता है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड से वो पता चलता ठीक है, एनपी का फर्टिलाइजर की आपने बात की, एनपीके का जो आइडियल रेशियो होता है वो कितना होता है? है। NPK का सर अभी तो याद नहीं है। ओके ओके, मतलब वैसे पूछा नहीं जाएगा शायद, बट स्टिल ये पता होना चाहिए। 4:1 होता है ना, नाइट्रोजन, हाँ, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, राकेश आप बताइए, अभी हम जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं सॉल्यूशन, तो पहले हमने इश्यूज डिस्कस किए थे और फिर सॉल्यूशन में जो डिस्कस हो गए उसके अलावा आप बताइए और क्या किया जा सकता है उन इश्यूज को सोल्व करने के लिए। इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सर, जो जैसे सर अभी फर्टिलिटी की बात कर रहे थे हम, एक सर ने बोला कि फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही है, तो उसमें सर जो नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट जो भी ला रहे हैं, तो वो काफी अच्छा है। और ठीक है, इस पे अभी क्या काम चल रहा है, मतलब कोई स्कीम है? इस पे सर अभी आईसीआर काफी एक्सटेंसिवली वर्क कर रहा है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्कीम थी, वो परंपरागत कृषि विकास योजना है, गुड, तो वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स को। ठीक है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए अपेड़ा भी काफी काम कर रहा है। ठीक है। हमने अभी ये डिस्कस किया, काफी पॉइंट डिस्कस कर लिए, कुछ पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमने एक्चुअली स्टोरेज वाला एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसमें वेयर हाउसेज वगैरह हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को एक्चुअली ये जो फार्म बेस्ड थे उनमें कुछ अच्छी चीजें भी थी, मतलब तो इससे शायद वो सोल्व हो जाता, मतलब काफी हेल्प मिलती स्टिल। मतलब एक तो वेयर हाउसेज वाला है, इरिगेशन है उसको, जैसे कि आपको पता होगा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नाबार्ड ने बनाया था, तो उसमें जो 96 अनकम्प्लीटेड जो इरिगेशन प्रोजेक्ट थे उसमें, जैसे कि ये नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट बिहार और ये झारखंड का था, और सरदार सरोवर गुजरात का था, और एक तेलंगाना में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली, वो प्रोजेक्ट होने से जो फार्मर्स हैं उनकी तो इनकम वगैरह इंक्रीज हुई है। फिर हमने जो इनकम डाइवर्सिफिकेशन वाला है वो कर ही लिया था, लाइट सेक्टर वाला। इसके अलावा बहुत इश्यूज हैं, लेकिन जैसे कि जस्टिफाइड सीड की बात कर रहे थे, तो सीड के इश्यूज में मतलब बहुत सारे फार्मर्स हैं जो पुराने सीड यूज करते हैं, मतलब जो न्यू एज जो भी टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से नहीं करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी जो हमने डिस्कस किया वो भी बहुत बड़ा इशू है, और मतलब काफ़ी डिग्रेड सॉइल हो गई है। और इवन जो पंजाब में तो कहते हैं कि वहाँ का ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इवन पानी भी पीने क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा और क्या है, हमने एक एफपीओ, आई थिंक लैंड होल्डिंग वाले में एफपीओ बहुत बड़ा, वो बोलना ही बोलना है, कुछ भी हो तो वहीं से स्टार्ट करना है कि सर जो स्मॉल लैंड होल्डिंग का इशू है वो एफपीओ से सोल्व किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड क्या इशू था, हाँ, इरिगेशन डिस्कस कर लिया हमने, स्टोरेज स्टोरेज डिस्कस कर लिया। अभी एफपीओ में आपसे एफपीओ बोलोगे तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन एफपीओ सोल्व द इशू, मतलब प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो एफपीओ कैसे कर सकता है? एफपीओ में कुछ भी होगा तो उनका जो बार्गेनिंग पावर है ना वो इंक्रीज होगा। जो इनपुट कॉस्ट है वो अगर इकट्ठा खरीदेंगे, होलसेल में सपोज जो भी चीज खरीदी जाती है ऑब्वियसली उसका दे कैन देयर इनपुट कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। और जब वो कोई भी उनका आउटपुट भी जो प्रोड्यूस है वो भी सेल करेंगे, तो भी इफ दे विल सपोज टाई अप डायरेक्टली विद ए कंपनी रिटेल आउटलेट, जैसे जियो है या फिर ये टाटा का स्टार है या फिर जो भी बिग बाजार वगैरह, दे कैन साइड डायरेक्ट, और जो मिडिल मैन है ना उनको अवॉइड करके दे कैन गेट बेटर प्राइस। और इसी पे एक्चुअली जो इंडिया में अभी एफपीओ बने हैं उसमें मेनली यही काम हो रहा है कि वो कलेक्टिवाइजेशन कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूस है एक्चुअली महाराष्ट्र में इसके बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे कुछ एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो आपको पता ही होगा। और फिर इन कलेक्टिवाइजेशन दे कैन आल्सो क्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी आल्सो, अगर वो साथ आ जाएंगे तो फिर वो एक स्टोरेज फैसिलिटी भी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल के कारण उनका आमदनी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ने से वो कुछ सेविंग से उसमें कर सकते हैं।
और फिर एफपीओ का फायदा ये भी, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। आई थिंक 18 लाख रुपीज उनको एक पर एफपीओ दिया जाता है, और 2000 पर उनका जो मेंबरशिप है उसके हिसाब से भी उनको अप टू 15 लाख दिया जाता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी उनको दिया जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, तो दे कैन गेट बेटर मार्केटिंग स्किल्स। उनमें जो डिफरेंट एक्सपर्ट रहेंगे वो उनका ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग होगा, उससे उनको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और कुछ मिस किया है हम लोगों ने? आप लोगों में से कोई बोलेगा कुछ चीज मिस तो नहीं कर दी? वैसे तो बहुत वास्ट चीज है, मतलब स्टिल इंटरव्यू पर्पज के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो और कुछ मिस तो नहीं कर दिया? सर एक दो पॉइंट ऐसे हैं कि जो एनजीओज है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा सा फार्मर्स का अवेयरनेस लेवल बढ़ा सकते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। राइट। अवेयरनेस जितना बढ़ेगा उतना ही मतलब उनको सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, फिर प्रिसीजन सिंचाई योजना, फिर फर्टिलाइजर का कितना यूज करना है, कौन से सीड कहाँ पे यूज करना है, ऐसे थोड़ा सा फोकस थोड़ा सा देके अवेयरनेस लेवल बढ़ा। तो ये न्यूज़पेपर और इससे नहीं होगा, थोड़ा विलेज लेवल पे कैंप्स या ऐसे करके। राइट, मतलब केवी के वगैरह पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग उनको, हाँ। और उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जो ग्राउंड हाँ। लेवल पे जो भी है। फिर जो कुछ एक्चुअली And- इसमें गवर्नमेंट की स्कीम भी आपको पता होगा, एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नाबार्ड रन करता है, वो ग्रेजुएट ये क्लिनिक करके कुछ, एग्री क्लिनिक करके कुछ स्कीम है एक, जो एग्री क्लिनिक है, एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस। तो इनमें गवर्नमेंट क्या थोड़ा और इंसेंटिव दे के जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको थोड़ा और इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वो भी अनएम्प्लॉयड जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो उसमें इन्वॉल्व कर सकें अपने आप को, ऐसा कुछ इंसेंटिवाइज कर सकते हैं उनको। और जो टीवी वगैरह या फिर अभी जैसे स्मार्टफोन वगैरह हैं, तो उनसे भी फार्मर्स को, या मतलब सपोज मैंने कहीं पढ़ा था कि फार्मर्स को वो डीबीटी के द्वारा मतलब कुछ कंडीशन रख सकते हैं, आप ऐसे ये चीजें अप्लाई करते हैं तो आपको इतना मतलब बेनिफिट दिया जाएगा, तो दे कैन बी गेट मोटिवेटेड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा। और हमने जो एक एग्रीकल्चर मैकेनिज्म की बात की थी ना, उसका हाँ एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसमें एक कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं, तो कस्टम हायरिंग सेंटर मतलब कुछ फार्मर्स, तो वो भी एक तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब बनेगी तो ऑब्वियसली वो कस्टम हायरिंग उस टाइप का भी बना सकते हैं, ताकि वो एक ग्रुप में हायर करेंगे तो उनको कॉस्ट भी कम आएगी उसकी, और इट इज वाइबल। ठीक है, इसके अलावा आपको, अभी हमने इस पे तो बात कर ली, अभी हम एक चीज आई थिंक, अभी गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, हमने जो इश्यूज डिस्कस किए हैं इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या स्कीम है और उनका क्या प्रेजेंट स्टेटस है, इस पे बात कर लेते हैं। हेलो तो सर। अभी हमने जो इश्यूज डिस्कस करे थे, सॉल्यूशन में डिस्कस करे, तो हमने सॉल्यूशन में कुछ स्कीम्स का मतलब हमने डिस्कस किया है, लेकिन स्टिल देयर आर सो मेनी एग्रीकल्चर स्कीम्स, तो अपन अपने पॉइंट से रिलेटेड करते हुए, ताकि अपन कोई भी आंसर देंगे और उसमें अगर गवर्नमेंट स्कीम मेंशन करेंगे तो दैट विल बी इफेक्टिव। तो अभी ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जो हमने इश्यूज डिस्कस करे उनको सोल्व कर सकती हैं और वो कर रही हैं एक्चुअली में, और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? जस्टिस भाई आप ही शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक सर, मोस्टली एफपीओ को प्रमोट करने के लिए 10,000 एफपीओ गवर्नमेंट प्रमोट करे 2026 तक। उसमें नाबार्ड हो गया, फिर एनसीडीसी हो गई, और फिर स्मॉल बिजनेस एसएफएससी उनका भी सपोर्ट रहेगा, और फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, फिर जो इरिगेशन के लिए जो स्कीम से पीएम कृषि सिंचाई योजना। हाँ, कृषि सिंचाई योजना, और फिर जो सॉइल हेल्थ कार्ड पे है, और फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। किसान मानधन तो एक्चुअली वो तो डीबीटी स्कीम है, मतलब वो एक कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। वो तो अपन उसका मान सकते हैं कि हाँ। लोन वेवर होते हैं, तो उसका अल्टरनेट वो एक ऑप्शन हो सकता है।
that is not directly solving the issues agriculture. इसके अलावा बहुत सारी स्कीम है यार। Edible हाँ राइट, हाँ वो भी है, गुड। crop diversification को फोकस में करके थोड़ा सा ऑयल सीड एंड ऑयल पाम को बढ़ावा देंगे। अभी आप लोग एक बहुत बड़ी स्कीम मिस कर रहे हैं। आप सॉरी, दो लोगों ने नहीं बोला अभी, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड बना अभी 1 लाख करोड़ का। हाँ ओके। हाँ, तो उसमें स्टोरेज वगैरह आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहें तो उसी के लिए हो स्कीम। एक चीज हमने मिस कर दी थी, मतलब सॉल्यूशन वगैरह में अपने अपी वगैरह की सब बातें करी थी। इसमें जो वैल्यू एडिशन होता है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होता है, आपको पता होगा इंडिया का जो टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर वर्ल्ड एक्सपोर्ट, उसमें 2.5% से 3% के करीब कंट्रीब्यूशन है। और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स, इवन वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी कहा कि इंडिया में काफी पोटेंशियल है इसका। बट द इशू इज दैट वी आर नॉट डूइंग एनी वैल्यू एडिशन इन द एग्रीकल्चर आउटपुट। तो हम अगर वैल्यू एडिशन करें तो उसमें काफी एक्सपोर्ट की हो सकती है और वो एक काफी इनकम इनहेंसिंग वो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, शांतनु आप बोलिए, आपकी कोई स्कीम जो हमने डिस्कस करी इसके अलावा क्या क्या स्कीम हो सकती हैं that can solve the issues Schemes that we discussed? मुझे ज्यादा मतलब जो जस्टिफाइड सर ने बोली उतनी ही मुझे पता है, मतलब और एक दो पता है पर मतलब वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। मतलब अभी फसल बीमा योजना है और उससे हम ये बोल सकते हैं कि फार्मर्स को सेफ फील होता है वैसे स्कीम्स से कि अगर हमारा क्रॉप फेल भी हुआ तो हमें मतलब सपोर्ट है। तो बस एक सपोर्ट बोल के ये स्कीम बोल सकते हैं, पर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा। राइट राइट। नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक्चुअली ये इशू था भी, हमने इसको मतलब आई थिंक हमारे किसी के भी ध्यान में नहीं आया। एक्चुअली जो फसल जो खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ मतलब जो ओलावृष्टि है या फिर जो फ्लड्स हैं वो भी या प्रॉब्लम में बोल सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल क्लाइमेटीज, तो उसकी वजह से जो हो रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज एक्चुअली वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट वो कुछ उसमें इश्यूज थे और वो दैट नॉट बिकेम सक्सेसफुल। सो क्योंकि उसकी वजह से कोई स्टेट ने उसने बाहर भी हो गए और अभी गवर्नमेंट कुछ कमेटीज भी बनाई है, तो कमेटी अभी रिसेंटली बनाई है उसमें ताकि उसका प्रीमियम कम कर सकें और दैट कैन बी फ्लेक्सिबल एंड मोर वाइबल फॉर फार्मर्स। इसके अलावा यार एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीम है। हमने जैसे स्टोरेज की बात करी थी, स्टोरेज में पहले एक गोडाउन स्कीम चलती थी नाबार्ड में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013-14 और 14-15 में एक फंड बनाया था 5,000 करोड़ का, दोनों ईयर में टोटल 10,000 करोड़ वो स्टोरेज के लिए था, वेयर हाउसेज बनाने के लिए। और अभी जो नई स्कीम आई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी वही है। ठीक है, हाँ और बताइए आप। ऑल्सो देयर इज नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ठीक है, आप तो यूपीएससी वाले हैं ना, आप तो बता सकते हैं यार, यूपीएससी वाले तो काफी स्कीम पढ़ते हैं। स्कीम्स पता है पर अभी मतलब वो ऐसा है कि स्कीम के बारे में कुछ पूछ लिया तो याद होता है, पर वैसे ओके ओके। स्कीम्स का क्या है एक्चुअली, एक तो ये नाबार्ड के लिए इम्पोर्टेंस इसलिए भी है ना कि नाबार्ड काफी स्कीम्स है वो मतलब इम्प्लीमेंट करता है एग्रीकल्चर स्कीम्स को, मतलब दैट इज मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ग्राउंड लेवल। इसलिए स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है नाबार्ड के लिए। कुछ स्कीम नाबार्ड इम्प्लीमेंट खुद से करता भी है, जैसे कि एग्रीकल्चर वाली जो हमने डिस्कस करी थी वो नाबार्ड से ही इम्प्लीमेंट होती है। इसके अलावा जैसे कि वेयर हाउसेज मैंने बताई, ये नाबार्ड ने इम्प्लीमेंट करी थी। जो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड की जो बात करी थी वो भी नाबार्ड ने करी थी। अभी आपको पता होगा 2018 के बजट में एक स्कीम आई थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMIF, जिसमें जो ग्रामीण हाट से उनको अपग्रेड करना था, ऐसी एक स्कीम थी। उसमें आई थिंक 2,000 करोड़ का बजट था, तो वो भी नाबार्ड ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसलिए नाबार्ड के लिए स्कीम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी आंसर देते हो और वो अगर क्रॉस क्वेश्चन करें तो आप कुछ स्कीम आप मेंशन कर सकते हो जो कि नाबार्ड से रिलेटेड है, तो आंसर इफेक्टिव होगा। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना में बोल सकते हैं कि वो बहुत सारी मतलब एक अम्ब्रेला स्कीम टाइप की है, जिसके अंदर मतलब वो एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम भी उसके अंडर है। राइट, और फिर ज्यादा फार्म हमें फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर के अंडर लाना है, तो फिर पर क्रॉप मोर ड्रॉप कंसेप्ट है कि मतलब ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन से हमारे ज्यादा क्रॉप्स हो। गुड, हाँ राइट। और हाँ मतलब कोई सक्सेसफुल स्कीम्स में भी मैंने ये पढ़ा था कि मतलब बहुत सारी स्कीम्स मतलब जो मतलब डेडलाइंस थी उनकी उसके हिसाब से नहीं है, पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सक्सेसफुल स्कीम्स में आती है।
हाँ, राइट, हाँ, वेरी राइट। ओके, Souvik, I think ऐड हुए हैं। Souvik, welcome here। We are discussing about the major issues in agriculture and their solution। So you want to say anything about that? Any major issues in Indian agriculture? मेजर इश्यूज में आई थिंक फार्म सुसाइड और ये हाई इंडेप्थनेस है जो फार्मर्स की, राइट। और लोअर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें चाइना के कंपैरिजन में हमारा जो नेट ये क्रॉपिंग एरिया है वो भले ही ज़्यादा है पर हमारी प्रोडक्टिविटी उनसे बहुत कम है। राइट। और जो हमारा एक एमएसपी का एक इशू मैं बताना चाहता हूँ जो यूजुअली बहुत मेरे दोस्त फ्रेंड भी मिस कर देते हैं, कि जो भले ही अगर आपका वीट की क्वालिटी कैसी भी हो, आपका बेस्ट से बेस्ट वीट हो या वर्स्ट से वर्स्ट वीट हो, सेम प्राइस में जाता है वो। राइट, ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं आप, ग्रेडिंग होना चाहिए उसका। हाँ जी। हाँ, राइट, वेरी गुड। एक्चुअली हम लोगों ने ये आपके तीनों पॉइंट ही मिस कर दिए थे, तो अच्छा आपने बताया। ठीक है, तो व्हाट यू थिंक देन व्हाट कैन बी सॉल्यूशन? आपने 3 इश्यूज बताए एग्रीकल्चर के, तो ठीक है, मैं आपसे आई एम आस्किंग दैट देन टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस 3 इश्यूज। आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो इजराइल का जो वर्ल्ड फेमस कॉन्सेप्ट है, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गई, और उसमें हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जगह है, रादर देन जैसे अभी ये फार्मिंग आ गई है ना, ये ऑर्गेनिक। नहीं ऑर्गेनिक नहीं, जो सिटीज में कर सकते हैं उसे कुछ कहते हैं समथिंग कल्चर, एक्वा कल्चर या एक्वापोनिक्स। राइट, हाँ, एक्वापोनिक्स तो वो होती है जिसमें मतलब उस पानी में वो ग्रो करता है ना, उसको एक्वापोनिक्स बोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि उसमें ना लैंड यूटिलाइज नहीं होता है आपका, ठीक है, Right. आप वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक इशू रहेगा आई कि थिंक वो ये वर्टिकल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। राइट, हाँ। तो लैंड मिनिमाइज हो जाएगा वर्टिकल फार्मिंग में, जो हम मतलब लाइक अपने और कंट्रोल्ड होता है वो, मतलब वेदर कंट्रोल्ड होता है। तो आपके Right. जो ये वेदर जो इंडिया में जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, वो बिल्कुल एलिमिनेट काइंड ऑफ हो सकता है। और यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, तो ये एक्वापोनिक्स सस्टेनेबल है। Okay. और Okay. दूसरा इशू मैंने बताया था जो ग्रेडिंग वाला है, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट एफसीआई के थ्रू खरीदती है ना, रैदर देन जो हाई ग्रेड वाला वीट है उसको इंडिया में पीडीएस के थ्रू मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट कर दे और 4x अर्न कर सकती है। तो फार्मर को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, और हमारी इकोनॉमी भी एक बेहतर होगी। Right. और तीसरा इशू क्या बताया था अगर आप मुझे याद इंडेप्थनेस बताया था आपने। ओके। Rate है देखिए, ना? इंडेप्थनेस के केस में सबसे इजी जो रहता है ना, वो ये रहेगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फार्मर्स यूजुअली या तो समझ नहीं पाते, या फिर जो जो वो लोन लेते हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि लाइक उनको कंजम्पशन पर्पस के लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि बहुत जैसे मतलब पॉवर्टी है, तो उस सेंस में वो डाइवर्ट कर देते हैं। तो उस केस के लिए आई थिंक या तो जैसे एसएचजी को लोन देते हैं ना, कि मतलब सबकी जिम्मेदारी होती है, उसको कुछ कहते भी हैं, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, कि जैसे मतलब लोन हम दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया तो 5 लोगों को, तो सबकी जिम्मेदारी बन जाती है उसको लाइक जॉइंट लायबिलिटी होती है। जॉइंट लाइबिलिटी के थ्रू अगर हम करें तो पीयर प्रेशर भी बना रहता है और सपोर्ट भी बना रहता है, लाइक एक फार्मर इंडिविजुअल फील नहीं करता, तो इसके थ्रू शायद हम थोड़ी इंडिपेंडेंस हम कम कर सकते हैं। सुमित, आपको कुछ ध्यान है क्या कि जॉइंट लायबिलिटी ऐसा कुछ है, नाबार्ड ऐसा कुछ काम करता है? आप कुछ आइडिया है इसके बारे में? देखिए, अभी लाइक मैंने लाइक कुछ भी नहीं करा है, लाइक मुझे कल से शुरू करना है, मेरे एक ओके। एग्जाम और लगा हुआ है ना, तो इस वजह से उस ओके, चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। एक्चुअली जैसे नाबार्ड में एसएचजी का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे जॉइंट लायबिलिटी जेएलजी ग्रुप भी होते हैं, उसमें यही होता है कि जो एक ग्रुप होता है ना, उसमें सबकी लायबिलिटी होती है, उसके बेस पे मतलब कोलेटरल नहीं होता है, लोन्स के लिए कोलेटरल नहीं होता, वो जॉइंट लायबिलिटी के बेस पे उनको दिया जाता है ताकि वो मतलब टाइम पे रीपे कर सकें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। एक्चुअली आई थिंक टाइम भी होने वाला है, और किसी को कुछ बोलना है अभी?